हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो अपना वीडियो है जो है द्विध्रुव आघूर्ण और उससे रिलेटेड कह दें या द्विध्रुव आघूर्ण और उनकी जो संरचनाएं हैं उससे रिलेटेड है वो अपन बात करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं अपन खासकर किसी अणु के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग अणुओं के लिए ये चीज़ देखेंगे कि इनमें जो है किस तरह से द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी जो संरचना है उसकी व्याख्या है वो किस तरह से की जाती है। तो आज के अपने इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर आपके जो फर्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है द्विपरमाणु अणु के लिए। किसके लिए दे रखा है? बाई मॉलिक्यूलर द्विपरमाणु अणु। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो द्विपरमाणु अणु है सामान्यतः आपके ध्रुवीय भी हो सकते हैं और अध्रुवीय भी हो सकते हैं। क्या बताया? ध्रुवीय परमाणु ध्रुवीय हो सकते हैं और अध्रुवीय हो सकते हैं। कौन से? द्विपरमाणु अणु के। और यहाँ पर इनके लिए जो खास बात क्या है कि इनके द्वारा जो संरचना बनाई जाती है सामान्यतः ये संरचना है रेखीय प्रकार की है वो होती है कि भी इनकी संरचना कैसी होगी? रेखीय प्रकार की होगी। अब इनमें एग्जाम्पल की बात करें CO, NO, N2, O2, H2, I2 ये ऐसे अणु हैं जिनमें अपन बात करें कि सामान्यतः आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अणु है उसकी संरचना किस तरह से बनाई जाएगी? रेखीय संरचना है उसका निर्माण किया जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कि मैंने क्या कह दिया कि आपका जो द्विपरमाणु अणु है वो कैसा हो सकता है? वो ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को समझना है कि भाई ये ध्रुवीय और अध्रुवीय किस तरह से हो सकते हैं। किसके लिए बात की अपन ने? द्विपरमाणु अणु के लिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो संरचना बनाई जाएगी ये ध्यान रखना है आपको कि भाई या तो कहते लीनियर या कहते जो रेखीय संरचना है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखना है। सबसे पहले बात करते हैं भाई ध्रुवीय के एग्जांपल, ठीक है, जिसमें अपन बात करें CO, NO, ठीक है। और इसमें बात करें तो यहाँ पर N2, O2, H2, I2 और एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर किसी एक के लिए अपन बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन के लिए बात कर दी, इनमें ये स्थिति आपको देखने को मिलती है कि दोनों ही बंध कैसे हैं? दोनों ही परमाणु कैसे हैं? नाइट्रोजन के। इसलिए क्या है कि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण आपका नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपन कह दें कि कार्बन ऑक्सीजन है, इनके बीच क्या पाया जाता है भाई? जो ध्रुवीय बंध है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए एक पे पॉजिटिव एक पर नेगेटिव अपन इस तरह से कह सकते हैं। ये स्थिति इनमें देखने को मिलती है। सामान्यतः CO बॉन्ड है वो कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जबकि यहाँ पर एक ऐसा है अध्रुवीय प्रकृति का प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये तो अपन ने ध्रुवीय अध्रुवीय से रिलेटेड आपका पहला देखा द्विपरमाणु। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन इसी से रिलेटेड त्रिपरमाणु अणु। त्रिपरमाणु अणु के लिए आपको इसमें इस तरह समझ सकते हैं कि त्रिपरमाणु अणु है वो आपके रेखीय भी हो सकते हैं। रेखीय जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल की बात करें जैसे आपका CO2 है, आपका HgCl2 है, ठीक है। इनमें अगर बात करें तो इनके लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है ये सामान्यतः आपको 0 देखने को मिलता है। कि इनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है? आपका 0 होता है, 0 होता है। यद्यपि अगर यहाँ पर डिस्कस करें जैसे आपका CO2 है
अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की, कैसा बंध उपस्थित है, इनमें ध्रुवीय बंध उपस्थित है। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि दोनों तरफ है तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, तो यहाँ पर जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है ये यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, मतलब ये 0 हो जाता है। ठीक है, कि विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसका मीन द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कुछ त्रिपरमाणु से रिलेटेड भी बात करते हैं। त्रिपरमाणु अणु के लिए अगर यहाँ पर अपन बात करें तो सामान्यतः आपका जो एग्जाम्पल है उसमें अपन बात करें, जैसे आपका H2 है, आपका जो अपन बात करें SO2 है, इन अणुओं के लिए बात करें, सामान्यतः क्या बताया गया है कि इन दोनों में क्या पाई जाती है, असममित संरचना पाई जाती है। ये क्या है, आपके असममित है, आपके परमाणु हैं, जिनमें अगर बात करें इसके द्वारा भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा, इसके लिए भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा। इसी तरह से बात करें N2O में भी, तो N2O में भी बंध आघूर्ण का मान है आपके पूर्ण रूप से भी शून्य नहीं होता। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी क्या है, पूर्ण रूप से जो है आपके कहते हैं कि शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपको द्विध्रुव आघूर्ण का मान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे इनमें देखने को मिलता है उसी तरह से इनमें। अब इनमें जो सामान्यतः अपन ने कहते हैं कि भाई असममित है, तो दोनों के द्वारा है क्या बनाई जाएंगी, ध्रुवित अणु का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जा रहा है, ध्रुवित अणु का यहाँ पर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अब इसके लिए अपन ये चीज कह सकते हैं कि इनके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पर इसका जो मुख्य कारण है कि इसका जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु वायु है, उस पर एकांकी युग्म की उपस्थिति है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर एकाकी युग्म है वो यहाँ पर पाया जाएगा। जहां पर अपन बात करें कई संख्या में 2 होगा, कई संख्या में 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये सामान्यतः बल आघूर्ण को है कभी भी शून्य होने नहीं देता। क्या है, बल आघूर्ण यहाँ पर कभी शून्य देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात करें 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़े, यहाँ पर म्यू प्लस तो आपको 1.84 डायमीटर देखने को मिलता है। डी बाई। दूसरा देखिए सल्फर के लिए, सल्फर के लिए आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब इसके भी क्या है, एकांकी युग्म उपस्थित होता है, तो यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 1.6 डी। देखिए अगर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता, जैसे अपन में इसके लिए पहले हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, तब यहाँ पर ये स्थिति आपको अच्छे से देखने को मिलती। इसके अलावा बात करें अगर ये स्थिति हो ऑक्सीजन का, मान तो थोड़ा कम होगा द्विध्रुव आघूर्ण का, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब किसके कारण होता है, तो ये चीज ध्यान रखनी, एकांकी युग्म की उपस्थिति के कारण ऐसा संभव होता है। इसी तरह से और दो एग्जाम्पल और बात करें, जैसे एक अणु लिख रहे हैं यहाँ पर जिसमें क्या पाया जाता हो, आपका अनुनाद पाया जाता है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये N2O। ठीक है, हो गई स्थिति। दूसरी स्थिति देखिए इसके बाद, इसके अंदर दूसरी स्थिति N ट्रिपल बॉन्ड N और एक बंद हो जाएगा ऑक्सीजन, ये स्थिति है।
इसके द्वारा भी। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पर म्यू का मान 0.170 यहाँ पर प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर और कम हो जाता है। इसी तरह से बात करते हैं आपका जो चतुर्परमाणु है उसके लिए। तो उसके लिए देखिए स्थिति वही है कि भाई ये अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग तरीके से क्या बनाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा, क्या बताया गया है कि जैसे समतलीय अणु है, जैसे आपका यहाँ पर किसके लिए बताया है, समतलीय अणु के लिए। तो यहाँ पर इसमें अपन बात करते हैं आपका जो समतलीय अणु है, जैसे BF3 सबसे बेस्ट एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट भी है। SO3 यहाँ पर क्या बताया गया कि सारे क्या है, सममिति में व्यवस्थित है, तो बल आघूर्ण का मान एक दूसरे से क्या हो जाता है भाई, रद्द हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, रद्द हो जाता है। तीनों कोणों पर क्या होंगे आपके, ये जो आपके BF है इसके साथ त्रिभुज के कोणों पर क्या है F व्यवस्थित होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और वो आघूर्ण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, कैसा है, तो यहां पर कहते हैं ये क्या है, ठीक है। और साथ में अगर स्थिति की बात करें, तो यहां पर सब एक दूसरे के क्या है, विपरीत अवस्था में, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी तरह से बात करें सल्फर के लिए, तो यहां पर भी वही स्थिति है, ओवरऑल मान शून्य हो जाता है। तो यहां पर दोनों के लिए भी इक्वल्स टू शून्य देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। और यहाँ पर संरचना कैसे बनाई, त्रिकोणीय संरचना है, उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फिर देखेंगे इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी NH3, इसी तरह से बात करें PF3। अब यहां पर देखिए चीज समझनी है, यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा किसकी उपस्थिति, एकांकी युग्म की उपस्थिति। एकांकी युग्म की उपस्थिति से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इनमें क्या उत्पन्न किया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। जहां पर बात करें कि भाई इसके बीच का द्विध्रुव आघूर्ण, तो 1.4 ये मान जो डी बाई है मान इसका प्राप्त होता है। NH3 का उच्चतम मान ये दर्शाता है कि सामान्यतः ये अणु कैसा है, सममित नहीं है, या कहते हैं असममित अणु। कैसा है, असममित अणु है। यहाँ पर भी क्या है, असममित अणु है, आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें जो अणु की संरचना है, अपन कहते हैं त्रिभुजाकार द्वीप, आपका जो पिरामिड स्ट्रक्चर है वो क्या किया जाता है, आपके बनाया जाता है। किस तरह का, त्रिभुजाकार पिरामिड जो स्ट्रक्चर है या पिरामिड के समान जो संरचना है वो यहाँ पर क्या की जाती है, बनाई जाती है। और अपन द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है। इस तरह से अपन क्या कहते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें मुख्य कारण 3 हाइड्रोजन है, वो क्या व्यवस्थित तो है, लेकिन किस पर है, कोणों पर व्यवस्थित है। और नाइट्रोजन की उपस्थित एक एकाकी युग्म ऊपर की तरफ व्यवस्थित है। अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से बल आघूर्ण उपस्थित होता है और ओवरऑल एक ही दिशा में जाता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण का मान आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ओवरऑल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, इसको ये आपस में निरस्त, लेकिन इसकी वजह से कुछ मात्रा में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, मतलब पूर्ण रूप से
नहीं देखने को मिलता। तो ये जो है अपन इसके आधार पर अपन ये बताएं। आप PCl5 बता सकते हैं, PCl3 बता सकते हो, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये था आपका चतुर परमाणु अणु। अब इसके बाद बात करते हैं पंच परमाणु। पंच परमाणु की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अपन अध्रुवीय के पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसमें जो ध्रुवीय है उनके लिए भी। आपको मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है इसमें एग्जाम्पल आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं पंच परमाणु अणु। तो यहाँ पर पंच परमाणु के लिए बात करें, जैसे आपका एग्जाम्पल है अपन बात करें CH4, SnCl4, आपका NiCl4 और बात करें आपका ZnCl4। ये सारे के सारे अणु क्या हैं? अध्रुवीय। कैसे हैं? अध्रुवीय। म्यू प्लस टू यहाँ पर इनका मान क्या प्राप्त होता है? 0 होता है। सारे के सारे क्या है? सममित है। ठीक है, सारे के सारे क्या है आपके? सममित अणु। ठीक है, सारे के सारे सममित अणु का मतलब है कि भाई ओवरऑल इनमें जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की जो है अपन कहते हैं कि जो ध्रुवता है उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पर इनमें ये चीज देखने को मिलती है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ जटिल अणु। इनमें भी बल आघूर्ण है वो आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। जैसे अपने बात करें Cu NH3 का होल 4 - 4 + 2 इसमें। इसी तरह से बात करें NiCl का होल 4 - 2। ये ऐसे अणु हैं जिनमें क्या पाई जाती हो? सममित संरचना पाई जाती है। सममित संरचना जहां पर आ गया इसका मीन ये है कि यहाँ पर ये क्या होंगे? सारे के सारे अध्रुवीय होंगे। अब इसके अलावा अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि जिनमें ध्रुवता आपको है जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे SL4, TeCl4 या F4 भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें अगर बात करें तो सामान्यतः ये क्या है? आपके असममित अणु है। कैसे हैं? असममित अणु। सामान्यतः इनकी जो संरचना बनाई जाती है, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है आपका? तो ये आपका एक एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण क्या करता है? अपनी गैसीय स्ट्रक्चर बनाता है आपका समतलीय। ठीक है, और सॉरी आपकी ये जो है टेट्राड कह दें या फिर चतुष्फलकीय कह दें, ये प्रदर्शित कर। इसमें भी वही स्थिति देखने के लिए टेट्राड वाली स्थिति है। तो यहाँ पर इनकी जो संरचना है वो कैसे बनाई जाती है? चतुष्फलकीय। अब इसका मेन अपन ये नहीं कह सकते कि इनमें आपके इसकी बात करें तो यहाँ पर अपन अगर बात करें तो इसमें मुख्य जो संकरण है वो अलग है, और इसके द्वारा एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण क्या है कि यहाँ पर इनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? एकाकी युग्म की उपस्थिति से इनके अणुओं में विकृति आ जाती है, जिससे क्या है कि इसमें उपस्थित जो अणु है वो अलग अलग दूरियों पर क्या होंगे? आपके व्यवस्थित होंगे, जिसकी वजह से इनमें क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का मान वो कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो उसे एकाकी युग्म है उसे 0 होने नहीं देता है। और असममित अणु जो संरचना है वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है।
तो चतुष्फलकीय है वो इनमें से मुख्य रूप से आपको ये चीज देखने को मिलती है। लास्ट इसमें बात करते हैं आपके बात करें बहुपरमाणु। अगर बहुपरमाणु अणुओं की बात की जाए तो अपन बात करें कि सामान्यतः जैसे अपन बात करें PCl5 आपका आपके PF5 है, या फिर एक अणु जो आपका SF6 है, ये क्या है भाई? सममित अणु है। कैसा है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? μ = 0 हो जाता है। तो यहां पर इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो गया। अणु कैसा हो गया? अध्रुवीय। अध्रुवीय अणु का ये मान है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है वो इसमें द्विपिरिमिडीय संरचना बनाई जाती है। आपके सबसे पहले अपने PCl5 के लिए बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे आपकी इसमें देखते हैं। और ये तो आपकी अभी स्ट्रक्चर कौन सी? टेट्राड। कौन सी होगी? टेट्राड। अब इसके लिए बात करें आपका SF6, तो SF6 में ये हो गया। तो यहां पर दोनों ही कैसे हैं? अध्रुवीय। तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके द्विध्रुव आघूर्ण तथा उनकी संरचनाएं। तो आपके देखा होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वो आज के अपनी इस वीडियो में अपने डिस्कस किए, जिसमें अपने द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, पंचपरमाणु और लास्ट आपका जो बहुपरमाणु है उससे रिलेटेड अपन ने बात की और उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल की बात की। यहाँ पर अपन ने ये डिस्कस किया कि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से होगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं हो रहा मतलब अध्रुवीय है, उसके कारण भी बताए कि जो सममित संरचनाएं होंगी उनमें आपको द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा 0 देखने को मिलेगा, जबकि असममित संरचना वाले जो अणु हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।